हेलो एंड नमस्कार सभी साथियों का। प्यारे मित्रों, सीटेट की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके इस सेशन में पर्यावरण विषय के सुपर सीरीज करने वाले हैं। आप सबको बता दूं कि इस क्लास में आपकी सारे पर्यावरण की डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरा कंटेंट आप लोगों का इस क्लास में कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करूँगा आज के इस क्लास में। प्यारे मित्रों, आप सबके लिए बता दूँ, मैं पक्षी से लेके आवाज़ से लेके आपके मधुमक्खी से लेके हाथी से लेके बाघ से लेके सारे कंटेंट कवर किए गए हैं। तो यदि आप लोग इस क्लास से 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं तो इस क्लास को बस देखेंगे एंड तक और शेयर करेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। चलिए शुरुआत करूंगा मैं। पहला कंटेंट, पहला अवधारणा आपके साथ ये रहा। आप सबको पता है मधुबनी पेंटिंग क्या होता है, बताएंगे। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं पूरी विद द हेल्प पूरे डायग्राम के साथ मैं लेके आया पूरा क्लास आप लोगों के लिए। तो प्यारे साथियों, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, आप सब चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग आप लोग देख लीजिए, इस तरह की होती है। इसकी खास बात आपको बताता हूँ कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ डिज़ाइन की जाती है और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो आप लोग देख पा रहे हैं ये मधुबनी पेंटिंग है। क्लियर है? यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। ठीक है, मतलब ये लोक कला है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। मतलब आपसे पूछे कि मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे फेमस प्रश्न ये है कि मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, तो आप लोग बताएंगे बिहार की। इससे पहले आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं मध्य प्रदेश में पौधों के पत्तियों से बनाए जाने वाली चित्रकला कहाँ की फेमस है और उसमें फेमस आर्टिस्ट कौन है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछ सकता है। पत्तियों से, घास फूस से चित्रकारी की जाती है, बहुत फेमस कलाकार हैं, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता देंगे कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है। बिहार में जिला है मधुबनी जहाँ का ये है। अब ये किस किस से बनता है वो भी देख लेंगे आप लोग। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। अब बताएंगे चावल के पाउडर का पेस्ट से पेंटिंग बनाते हैं जिसमें रंग मिलाया जाता है। अब देखिए, चावल का पाउडर, ये प्रश्न पूछता है। इसके साथ साथ नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि से उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों को दिखाया जा गया है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर। ये देखिए, क्या पता है मैंने कि ये जो पेंटिंग बनाई जाती है, मेरे प्यारे साथियों एंड तक बने रहना है, शेयर करना है। सारा पर्यावरण इसी सीटेट क्लास में हो जाएगा। देखिए, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें पेंटिंग में बनाई जाती हैं। अच्छा, आगे लेके चलता हूँ। ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में हो गया। आगे देखिए आप लोग मेरे साथ में। मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया है। यहाँ पर देखिए, स्कूल जाने के बारे में बात कर रहे हैं। बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? असम में। अब ये किसका प्रयोग हो रहा है? आवागमन के क्षेत्रों के लिए। तो बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग कहाँ पर होता है? असम में। असम में क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ भारी वर्षा होती है। असम का एक और आप लोग को पता है, असम का एक कथन भी है आवाज़ से संबंधित। ज़मीन से ऊंचे ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं असम में। आपको पता है ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लद्दाख में। ट्रॉली का प्रयोग स्कूल से आने जाने के लिए लद्दाख में ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। बच्चे बेसिकली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने के लिए एक तार का प्रयोग करते हैं जिसमें पुली लगी होती है, और पुली की सहायता से, ट्रॉली की सहायता से बच्चे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, बीच में खाई को क्रॉस करने के लिए। सीमेंट पुल का उपयोग सामान्य क्षेत्र या समतल क्षेत्र में किया जाता है, ये आप सबको पता है। बल्लम, ये बहुत फेमस प्रश्न है। बल्लम केरल में एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसे केरल में प्रयोग किया जाता है। बल्लम एक लंबी सी नाव होती है, पर ये ऊंट गाड़ी का प्रयोग आप सबको पता होना चाहिए, राजस्थान में कहा जाता है। और साथ साथ में रास्ते पथरीले और आसमान पहाड़ों में उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। आगे लेके चलता हूँ, पक्षियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे। पक्षियों के बारे में देखेंगे, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, आप सबको पता है। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, पर पीछे की चीज़ों को देखने के लिए वो अपने सर को घुमा नहीं सकते, इसलिए बार बार फुदकते रहते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ध्यान रखेंगे, सामने अगर देख रहे हैं तो एक ही चीज़ पर फोकस रहेगा, मतलब इनकी पुतलियां चारों तरफ नहीं घूम सकती। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वही बताया मैंने। ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो
घूम नहीं सकती हैं, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पर एक बहुत प्यारा सा पक्षी है जो कि अपने 360 डिग्री तक घुमा लेता है गर्दन को। कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को चारों तरफ 360 डिग्री घुमा लेता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। पक्षियों के बारे में और अद्भुत कथन आप लोग देखेंगे मेरे साथ में। मेरे अद्भुत प्यारे साथियों, अद्भुत प्रश्नों के साथ, अद्भुत कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हूँ आप सबके साथ। देखिए, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें वस्तु की दूरी का एहसास होता है, और जब पक्षी अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख सकते हैं। मतलब हम किसी वस्तु को 4 किलोमीटर से देख सकते हैं तो वो हमसे 16 किलोमीटर दूरी से भी उस वस्तु को देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध मोस्ट फेमस प्रश्न है सीटेट का। मेरे अद्भुत प्यारे साथियों, अद्भुत कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुत हूँ मैं आप सबके साथ। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। उन्हें छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, बिल्कुल कान नहीं होते। अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोग मुझे बताएंगे, कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जिन जानवरों के या जिन जीवों के शरीर पर बाल होते हैं, जिन जीवों के शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? इसके साथ साथ जिन जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते और बच्चे पैदा नहीं करते, वो अंडे देते हैं, तो उन जीवों को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पक्षी के बारे में और अद्भुत कथन, अद्भुत अवधारणा देखिए यहाँ पर। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते, मगरमच्छ के कानों को। क्लियर है? चलिए, अब पक्षियों के बाद अद्भुत जानवरों की ओर चलते हैं, अद्भुत प्यारे साथियों के साथ, अद्भुत कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन, बहुत अद्भुत प्रश्न है, अद्भुत अवधारणा है। ये प्रश्न बनता है सीटेट का। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने कुत्तों को देखा होगा, उनके शरीर से बाल उतर जाते हैं तो कोई पैटर्न नहीं दिखता। आप लोगों ने तेंदुए को देखा होगा, तेंदुए पे बहुत सारे धब्बे धब्बे होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? बालों के कारण होते हैं। जो पैटर्न बनते हैं वो बालों के कारण बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर फरमाएंगे आप लोग सेकेंड नंबर पॉइंट पर। शरीर के बाहर कान वाले जानवर और शरीर पर बाल बच्चों को जन्म देते हैं, अब भी बताया मैंने। और इनको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अद्भुत प्रश्न है, अद्भुत साथी हैं आप लोग, और अद्भुत आपकी कला है। शरीर के अंदर कान वाले जानवर अंडे देते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी हथनी, अब हाथी के बारे में, मादा झुंड की मुखिया होती है। हाथी के बारे में और कथन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। यहाँ से एज इट इज प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। सो मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, यहाँ पर और देखिए, हाथियों के झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता, ये आप सबको पता होना चाहिए। हाथियों के बच्चे जैसे ही 14 से 15 साल की उम्र के होते हैं, वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हथनियों का ग्रुप होता है या हाथियों का ग्रुप होता है, उसमें सबसे बुजुर्ग हथनी उस हाथी के समूह की नेता होती है। और जो हाथी होता है वो 14 या 15 साल की उम्र में, पुरुष हाथी, वो अपने समूह को छोड़ देता है और दूसरा समूह बनाना शुरू करता है। क्या समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? चलिए आगे देखिए। इसके साथ साथ एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते या टहनियाँ खा सकते हैं, मतलब 1 क्विंटल पत्ते या टहनियाँ खा सकते हैं। इसके साथ साथ हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सबसे कम सोने वाले, ज़्यादातर ये क्या करते हैं? कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, इसलिए हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ हाथियों के झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। ध्यान रखेंगे, 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। पुरुष हाथी 14 या 15 साल की उम्र में अपना समूह छोड़ देते हैं और साथ साथ में बुजुर्ग हथनी उस समूह की
नेता होती है। आगे देखेंगे हाथी वाला हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बाघ वाला बता देंगे। बाघ वाला नीचे आएगा, हालांकि अभी देख रहे हैं आप लोग खेजड़ी। प्यारे मित्रों, अद्भुत साथियों, अद्भुत प्रश्नों के साथ, अद्भुत अवधारणा के साथ पर्यावरण का पूरा कॉन्सेप्ट सीटेट क्या क्लियर हो जाएगा। सबसे चाहूँगा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। याद रखेंगे, जो खेजड़ी गांव है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर उपस्थित है आप बताएंगे। राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। आप सबको पता है बिश्नोई संप्रदाय के बारे में, जो कि खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हैं। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादातर पानी के बिना बड़ा हो सकता है। याद रखेंगे, क्योंकि राजस्थान में मिलता है इसलिए वहाँ पानी की उपलब्धता कमी होती है। यह फलियां देता है, मतलब फल देता है, और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब ये कि इस पेड़ के लकड़ियों में या तनों में कीड़े नहीं लगते हैं। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों ने खेजड़ी को बचाया था। याद रखेंगे, अमृता देवी बिश्नोई। अभी आ रहा है, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिया नहीं हो वाला, लिख लेंगे अमृता देवी बिश्नोई। मेरे प्यारे साथियों, अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करने के लिए बहुत फेमस थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे लेके चलूँगा मोस्ट अद्भुत प्रश्न मधुमक्खियों के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। अभी आप लोगों को पता है नवंबर का महीना लगा है और अभी वो अपने छत्ते में अंडे दे रहे होंगे। और साथ साथ में इसलिए मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय आप लोग बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर का होता है, मतलब ठंडी का महीना होता है। साथ साथ में प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। केवल अंडे देने का काम रानी मक्खी का होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना आवश्यक है। आगे देखेंगे, छत्ते में केवल नर होते हैं, न छत्ते के अंदर नर होते हैं और रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं जो कि रस लेके आने का कार्य करती हैं। इसके साथ साथ श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, हालांकि वो रस लेके आती हैं। साथ साथ में कुछ सैनिक मक्खी होते हैं जो कि मधुमक्खी या फिर छत्ते की रक्षा करती हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये वाला मैंने हालांकि पहले बता दिया आपको। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, गेंदा और जेनिया। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए फेमस है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है, सीटेट का अद्भुत प्रश्न है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब वह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की हैं और साथ साथ में इन्होंने 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का कार्य किया और वो अब 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये रहें। इसके साथ साथ में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं रेगिस्तानी ऑक के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, अद्भुत कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे रेगिस्तानी ऑक। डेजर्ट ऑक या रेगिस्तानी ऑक कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दुबई में नहीं मिलता, ये अब ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऊँट के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं। ध्यान रखेंगे, ये ऊँट लिखा है, गलत है, ये ऊँट नहीं, रेगिस्तानी ऑक की पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो रेगिस्तानी ऑक होता है, आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और ये तब तक इसकी जड़ें जो होती हैं ना, तब तक नीचे जाती है जब तक कि पानी नहीं मिल जाता, और पानी को एब्जॉर्ब करके ये अपने तने में स्टोर करती हैं। और साथ साथ जब कोई पथ या राहगीर यहाँ से गुजरता है तो इसके तने से पानी निकाल कर पी लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अद्भुत साथियों, अद्भुत कॉन्सेप्ट फिर से आ गया आपके सामने असम के बारे में। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट है। बिहू नृत्य के बारे में ध्यान रखेंगे या बिहू त्यौहार के बारे में ध्यान रखेंगे। जब असम में नई चावल आती है या चावल की नई फसल आती है तो वहाँ पर एक बिहू नाम का नृत्य किया जाता है, त्यौहार किया जाता है। कहाँ पर प्यारे मित्रों? असम में। अद्भुत साथियों,
दूसरा ऑप्शन देखेंगे माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले या दूसरे माघ में मनाया जाता है। तो 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में माघ बिहू मनाया जाता है और बिहू के अवसर पर बांस से बेला घर बनाया जाता है और बांस की सहायता से इसको डांस किया जाता है, बांस की सहायता से ही भेला घर बनाया जाता है, याद रखेंगे। अद्भुत कॉन्सेप्ट एक और आप सबके सामने अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, याद रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट और आप लोग याद रखेंगे, अबू धाबी जो कि पूरा राजस्थान है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखेंगे। दुबई, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, दिरहम, यहाँ की मुद्रा याद रखेंगे। आगे चलते हैं आप लोग बहीदा प्रिज्म के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट अद्भुत प्रश्न, मोस्ट अद्भुत कॉन्सेप्ट देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं बहीदा प्रिज्म के बारे में, याद रखेंगे भारतीय नौसेना की डॉक्टर थी लेफ्टिनेंट कमांडर बहीदा प्रिज्म। भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट बहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। बहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के धनमंडी से हैं, ध्यान रखेंगे। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। मोस्ट फेमस, मोस्ट अद्भुत प्रश्न है किसका, सीटेट का। आप लोग ध्यान रखेंगे कि नौसेना में कितने कमांड दिए जाते हैं, 36 कमांड दिए जाते हैं। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाई देता है। बहीदा प्रिज्म से प्रश्न बन गया था। चलिए आगे लेके चलता हूँ मेरे अद्भुत साथियों। अद्भुत कॉन्सेप्ट फिर से तिब्बत के बारे में आपसे पूछ रहा है, याद रखेंगे। तिब्बत जिसे भौटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। तिब्बती जिसे भूटी भी तिब्बती, ध्यान रखेंगे। भूटी भाषा में माँ को अम्माले कहा जाता है, भूटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आमाले एंड आबाले, याद रखेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ स्पेशल, कुछ अद्भुत जानवरों के साथ देखिए ज़रा। स्लोथ की बात करते हैं प्यारे मित्रों। बंदर की तरह दिखने वाला यह जानवर, ध्यान रखेंगे, भालू के जैसे दिखने वाले जानवर है, जो कि भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। यह जिस पेड़ पर रहते हैं ना, उसी के पत्ते खाकर पलते हैं और 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने का तकलीफ उठाते हैं। मतलब सबसे आलसी प्राणी के नाम से इसको जाना जाता है। स्लॉथ को एक सप्ताह में यह एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बहुत ही अद्भुत प्राणी है ये, याद रखेंगे। 17 घंटे सोता है, भालू की तरह दिखाई देता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है और 40 साल तक जिंदा रहता है और 40 साल के पूरे जीवन में कुल 8 पेड़ों को ही ये बदल पाता है। आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सबसे अद्भुत प्राणी आ गया है अपनी क्लास का। आज का सबसे अद्भुत प्राणी आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा नेशनल एनिमल। बाघ की बात करें, ध्यान से देखेंगे। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूंछों से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और अपना इलाका बनाते जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। तो मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, ये बाघ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स थे और कुछ नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में। बाघ जो होता है, बाघ क्या होता है, हमसे क्या याद रखेंगे, सुनाई में तेज होता है। हमसे ज़्यादा तेज गति सुन सकते हैं, कितने किलोमीटर तक की सुन सकते हैं, या फिर बाघ की गुर्राहट कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आगे लेके चलता हूँ। एक और अद्भुत प्राणी है स्नेक। मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। एक है नाग, दूसरा करेत, दुबोइया और अफाई। नाग, करेत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के स्पेशल और अद्भुत नाग हैं जो कि जहरीले होते हैं। एज इट इज आप लोग याद रखेंगे, नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। अच्छा, नाग को पालने वाले, नाग का बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले जातियों को क्या कहते हैं, कालवेलिया कहते हैं। आप सबको पता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इनकी चित्र, देख लीजिए। नाग ये रहा, दैट इज कॉल्ड कोबरा, नाग, नाज, ठीक है। यहाँ देखेंगे फाई, सॉ स्केल बाइपर, बाइपर है ये। करेत देखेंगे, कॉमन करेत और दुबोइया, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप से संबंधित अद्भुत नोट्स और देखेंगे आप लोग मेरे साथ में। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि सांपों में कितने खोखले दांत होते हैं, याद रखेंगे
2 ही खोखले दांत होते हैं। अद्भुत प्रश्न बनेगा यहाँ से, ध्यान रखेंगे। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मेरे प्यारे अद्भुत साथियों, ध्यान रखेंगे, सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए जो सीरम होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे देखेंगे, और यह दवाई सीरम सभी सरकारी अस्पताल में मिल जाती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अद्भुत साथियों, अद्भुत प्रश्नों के साथ, अद्भुत अवधारणा के साथ। प्यारा सा अवधारणा यहाँ देखेंगे, मलेरिया। मोस्ट अद्भुत प्रश्न है सीटेट का। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यह एनाफिलिस मच्छर से बीमारी से होती है, ये याद रखेंगे। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। और को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रोनाल्ड रॉस के बारे में हम लोग अच्छे से कर लेंगे कवर। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक अद्भुत प्रश्न बनता है। एक डॉक्टर एक बीमार को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाने को बोलता है, वो क्यों बोल रहा है? ध्यान से बताइएगा, उसे किस बीमारी का हो सकता है शिकार वो? ध्यान रखेंगे, एनीमिया बीमारी का शिकार है वो, मतलब उसके अंदर लौह तत्व की कमी है। नोट कर लेंगे। मक्खियाँ पेट की समस्याओं से रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में फैलता है। ध्यान रखेंगे शैवाल। आगे चलते हैं, इसके साथ साथ वह वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका वो थे आपके रोनाल्ड रॉस साहब। कौन प्यारे मित्रों? रोनाल्ड रॉस साहब। बात करते हैं आगे झूम खेती के बारे में। अद्भुत प्रश्न बनेंगे यहाँ से आप लोगों के। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, झूम खेती जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और अद्भुत प्रश्न रहा है सीटेट का हमेशा से। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता, पड़ती ज़मीन, खाली ज़मीन छोड़ दिया जाता है। मतलब आपने एक बार फसल ले लिया और उसको खाली छोड़ दिया, फिर आगे चल के दोबारा आप लोग किसी और ज़मीन पर फसल उगाते हैं। मतलब पहले जिसमें आपने खेती किया वापस उसमें प्रयोग नहीं करते। उसे भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। रग भूमि को उपजाऊ बनाई जाती है, फिर से उस भूमि को उपजाऊ बनाई जाती है। इसके बाद जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता, उसे पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह भारत में मिजोरम में होती है। मोस्ट अद्भुत प्रश्न है सीटेट का, आप लोग ध्यान रखेंगे झूम खेती के बारे में। मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है और फिर से जब उपजाऊ हो जाती है तो उसमें फिर से फसल ले लिया जाता है। ये मिजोरम में बोई जाने वाली खेती है। आगे लेके चल दूंगा सबसे ज़्यादा अद्भुत प्रश्न आप सबके साथ में ब्रेल लिपि के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, ब्रेल लिपि को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया, जो कि फ्रांस के निवासी थे और जो खुद क्या थे प्यारे मित्रों? खुद दिव्यांग थे आँखों से। इसके साथ साथ ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मोस्ट क्या है? अद्भुत प्रश्न है आप सबके साथ में। लुईस ब्रेल ने खोजा 6 बिंदुएं होती हैं। आगे देखते हैं, इसके साथ साथ कुछ ईवीएस के थीम है। अद्भुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं मेरे प्यारे अद्भुत साथियों। आप सबके लिए बता दूं मैं, सीटेट में ईवीएस के थीम से ही प्रश्न बनते हैं। 6 प्रकार के याद रखेंगे। मेन थीम है, मेन इसके थीम कहलाते हैं। परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन है, फूड है, पानी वाटर, आश्रय शेल्टर, यात्रा ट्रेवल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, दैट इज कॉल्ड ऑल ईवीएस मेन थीम। सो प्यारे मित्रों, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अद्भुत साथियों। आप सबके लिए क्लास लेके आया मैं ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही क्लास में। इसके साथ साथ में मैंने सीडीपी की क्लास ली है, हिंदी क्लास ली है, संस्कृत क्लास, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, आप सबसे चाहूँगा कि सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।